गुड मॉर्निंग। हम भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ रहे थे। आपकी बीए की एग्ज़ाम्स के लिए भी ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लस जो आप आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करोगे उनमें भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं वो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ 5-7 क्वेश्चंस पूछूंगा। उसके आंसर्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो पूरा ये वीडियो देखिए, काफ़ी कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ फ़ायदेमंद आपके लिए इस वीडियो में होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की जो मिट्टियाँ हैं उनके सामान्य परिचय की बात करें तो हम जानते हैं कि भारत बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल पर विस्तृत है। भारत है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। इतने बड़े क्षेत्रफल पर फैले होने के कारण भारत की जो भूगर्भिक संरचना है, यहाँ की जो उच्चावच है, यहाँ की वनस्पति है, ये यहाँ की जो जलवायु है उसमें काफ़ी कुछ विविधता उत्पन्न हो जाती है। और वो विविधता है वो यहाँ की मिट्टियों के निर्माण को प्रभावित करती है। और यहाँ की मिट्टियों में पर्याप्त विविधता है वो इन सारी ये सारे जो कारक हैं उनकी विविधता के कारण यहाँ की मिट्टियों में भी पर्याप्त विविधता है वो उत्पन्न हो जाती है। तो पहला पॉइंट यही है कि भारत की जो मृदाएं हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में विविधता हमें देखने को मिलती है। यहाँ बहुत सारी प्रकार की मृदाएं हैं वो हमें भारत में देखने को मिलती हैं। अगर उनका ब्रॉड लेवल पर हम क्लासिफिकेशन करें, उनका वर्गीकरण करें, तो हम उन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। एक प्रायद्वीपीय भारत की मृदाएं और एक प्रायद्वीपीय भारत के बाहर की मृदाएं। और प्रायद्वीपीय भारत के बाहर की अगर हम बात करें तो उसमें हम हिमालय को और जो उत्तर का मैदान है इन दो चीज़ों को शामिल करेंगे। तो दो जगह की मृदाएं हैं, उसमें एक तो प्रायद्वीपीय भारत की और एक प्रायद्वीपीय भारत के बाहर की। इन दोनों की अगर बात करें तो जो प्रायद्वीपीय भारत की मृदाएं हैं वो एक तरह से सेडेंट्री मृदाएं यानी कि स्थानिक मृदाएं हम इन्हें कह सकते हैं। और स्थानिक मृदाएं इन्हें क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो सारी की सारी मिट्टियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, ये अपनी पैतृक चट्टान से संबंधित होती हैं। यानी कि ये उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जिनमें जहाँ पर इनकी पैतृक चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। जैसे मान लो कोई प्राचीन क्रिस्टलीन और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनके अपक्ष से कोई मिट्टी बनी है, जैसे लाल मिट्टी बनी है, तो ये उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाएगी जहाँ पर ऐसी चट्टानें मिलती हैं। तो ये अपनी पैतृक चट्टान से संबंधित होती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत के बाहर की अगर हम बात करें यानी कि हिमालय और मैदानी भाग की मृदाओं की बात करें तो ये सारी मृदाएं हैं वो यहाँ पर डिपोजिशनल जो वर्क है, जो निक्षेपणात्मक कार्य है, उनके कारण यहाँ पर इन मृदाओं का निर्माण हुआ है। जैसे हम उत्तर के मैदान की बात करें तो वहाँ पर नदियाँ हैं वो हिमालय की चट्टानों को काट कर वहाँ पर सैलचूर्ण है उसका जमाव करती हैं और उनसे उस मृदा का निर्माण हुआ है। तो ये मृदाएं जो है प्रायद्वीपीय भारत के बाहर की मृदाएं, ये एक तरह से निर्वासित किस्म की मृदाएं हैं। इन्हें ट्रांसपोर्टेड या एजोनल सॉइल्स हैं वो हम कहते हैं। तो ये आपको एक ब्रॉड लेवल का क्लासिफिकेशन है वो है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये एक संस्था है भारत सरकार की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने 1953 में एक समिति का गठन किया था और उस समिति को भारत की जो मृदाएं हैं उनको कुछ भागों में, कुछ समूहों में बांटने का काम दिया था। तो इस समिति ने क्या किया, भारत की मिट्टियों को 8 समूह में मेनली बांटा था। और ये 8 समूह यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल, लेटेराइट, वनीय और पर्वतीय, शुष्क और मरुस्थलीय, लवणीय और क्षारीय, पीटमय और दलदली मृदाएं। तो अब इन 8 मृदा जो प्रकार हैं इनका हम आगे एक एक करके अध्ययन करेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए अब से है। तो ये पहली जो मृदा है भारत की, जो भारत के सबसे ज़्यादा भाग पर पाई जाती है। आप देख सकते हो कि ये भारत के लगभग 45.6% भाग पर, यानी कि आधे से थोड़े ही कम भाग पर, तो भारत के सबसे अधिक भाग पर ये जलोढ़ मृदा है ये पाई जाती है। जलोढ़ से तात्पर्य क्या होता है कि
जल के जमाव कार्यों से जिस मृदा का निर्माण हुआ है वो क्या कहलाएगी, जलोढ़ मृदा कहलाएगी। ठीक है। और अगर हिमोड क्या होता है, एक शब्द आता है हिमोड, तो वो क्या हो जाएगी, जो हिमानी है या हिम नदियाँ हैं उनके निक्षेपण कार्य से जो मृदा बनेगी उसे हम क्या कह देंगे, या उसके डिपोजिशनल वर्क से जो स्थलाकृतियाँ बनेंगी वो क्या कहलाई जाएंगी, हिमोड कहलाई जाएंगी। ऐसे वायुड हम कह सकते हैं, वायु से निर्मित जो मृदाएँ हैं। तो ये जो जलोढ़ मृदाएँ हैं ये भारत के सबसे ज़्यादा भाग पर पाई जाती हैं। ये निर्वासित मृदाएँ हैं। और निर्वासित मृदाएँ क्या होंगी, यानी कि ऐसी मृदाएँ जो निक्षेपण कार्य से बनी हैं और जो कहीं और से जहाँ का शैलचूर्ण है वो लाकर यहाँ जमा किया जाता है। तो ये एक तरह की क्या है, निर्वासित मृदाएँ हैं। ये भारत के मुख्यतः 3 भागों में, ये आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पाई जाएंगी। एक तो जो नदी घाटियाँ हैं, जो मैदानी भाग हैं उनमें पाई जाएंगी। फिर नदियों के जो डेल्टाई भाग, नदियाँ अपने मुहाने पर यानी कि जहाँ वो सागर से मिलती हैं वहाँ पर वो डेल्टाई भागों का निर्माण करती हैं। तो पहला तो नदी घाटियों में पाई जाएंगी, दूसरा डेल्टाई भागों में पाई जाएंगी, और तीसरा वो तटीय भागों में। और तटीय भागों में किससे, कुछ तो वो नदियों के जो डेल्टाई भाग हैं वो भी तटों पर पाए जाते हैं। दूसरा जो सागरीय लहरें होती हैं वो भी अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक कार्य करती हैं। तो ये तटीय भागों पर सागरीय लहरों के द्वारा भी मिट्टियों का निर्माण होता है। वो भी एक तरह की कौन सी मृदाएँ हैं, जलोढ़ मृदाएँ हैं। तो 3 मुख्य भाग आपके सामने आ गए। एक तो जो ये मैदानी भाग है पूरा का पूरा, ये कौन सा है, जलोढ़ मृदाओं से निर्मित है। फिर ये जैसे गंगा का डेल्टा है, यहाँ ये जो कृष्णा और गोदावरी नदियाँ हैं उनका डेल्टा है, महानदी का डेल्टा यहाँ हो जाएगा, कावेरी का डेल्टा ये तमिलनाडु में हो जाएगा। ये सारी की सारी जो नदियों का डेल्टाई भाग है उसमें, और कुछ जो तटीय भाग हैं बहुत महीन भागों में, तटीय भागों में ये मृदा समूह है वो पाया जाता है। कौन सा, जलोढ़ मृदा समूह। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो ये इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे। तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा है वो क्या होती है, कम होती है, लेकिन पोटास और फास्फोरिक जो अम्ल होता है वो इसमें पर्याप्त मात्रा में होता है। और यही कारण है कि ये विश्व की सबसे ज़्यादा उर्वर मृदाओं में से एक मृदा है। यानी कि बहुत ज़्यादा उर्वरता है वो इस मिट्टी में होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ नदियाँ हैं वो हर साल नई मिट्टियों का निर्माण करती रहती हैं। फिर नई मिट्टियों का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खादर, और एक है बांगड़। तो ये आपने जब भारत के भूआकृतिक प्रदेश पढ़े थे उसमें उत्तर का विशाल मैदान पढ़ा था, वहाँ खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है, भाबर तराई क्या होते हैं, ये सारे एक तरह से जो जलोढ़ मृदाएँ हैं उसी के भाग हैं। तो ये आपको वहाँ देखने हैं कि इनमें क्या क्या अंतर होता है। तो ये जलोढ़ मृदा है उसका सामान्य सी उसकी जानकारी थी। अब इसमें आप ये याद रख सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा भाग है वो भारत में कृषि के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम जानते हैं कि भारत की जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल वाला इलाका है या फिर तमिलनाडु का तटीय भाग है, ये एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध इलाका है। और यहाँ पर चाहे गेहूँ हो, चावल हो या गन्ना हो, इनकी फसलें काफ़ी मात्रा में पैदा की जाती हैं। तो ये किसके कारण है, जलोढ़ मिट्टियों के कारण ही है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद हम दूसरी जो मृदा समूह है भारत का उसकी बात करें तो वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी है वो ये जो महाराष्ट्र वाला भाग है, महाराष्ट्र और उसके आसपास के मध्य प्रदेश है, कुछ भाग गुजरात का है, ये पूरा पूरा महाराष्ट्र है, कुछ भाग तेलंगाना का है, उत्तरी तमिलनाडु है, उत्तरी कर्नाटक है, कुछ भाग आंध्र प्रदेश का है। यानी कि महाराष्ट्र के चारों ओर जो राज्य फैले हुए हैं उनके कुछ भाग में भी इस काली मिट्टी का विस्तार है वो पाया जाता है। तो काली मिट्टी जब भी बात आए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका निर्माण है वो लावा के प्रवाह से जो चट्टानें बनी हैं उनके अपक्षय से होगा।
हम जानते हैं कि जो दक्कन का पठार है वो लावा के जमाव से बना है। तो दक्कन के पठार के आसपास वाला जितना भी इलाका है वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाएगी। अब उसमें कुछ ये हो सकता है कि महाराष्ट्र का जो अंदरूनी भाग है वहाँ पर उसकी गुणवत्ता है वो ज़्यादा हो सकती है, और उससे जो जो दूर जाएंगे तो उसका रंग और उसकी गुणवत्ता में हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर आ जाए। लेकिन लावा का जमाव जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। इसे रेगुड़ भी कहते हैं और इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं। काली कपास मृदा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो काली मिट्टी है वो कपास की फसल के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप अगर कभी मौका मिले तो भारत में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ोगे तो विदर्भ है महाराष्ट्र में, या महाराष्ट्र का पूरा जो दक्कन का पठार वाला इलाका है वहाँ पर कपास की फसल बहुत ज़्यादा पैदा की जाती है। या वैसे आपको बताएं तो न्यूज़ चैनल्स जब आप देखते हो तो कई बार आप देखते हो कि जब मानसून आता है या फिर और भी एग्रीकल्चर की बात होती है तो फटी हुई ज़मीन होती है, एक किसान होता है जो बादलों की तरफ देख रहा होता है, वो तस्वीर इसी इलाके की होती है। और वो फटी हुई ज़मीन आगे हम पढ़ेंगे कि वो ऐसा क्यों होता है। ये जो काली मृदा है ये 15 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 72 डिग्री से 82 डिग्री पूर्वीय देशांतर के मध्य, यानी कि ये जो मिट्टी है वो अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो ये सीधा का सीधा क्वेश्चन आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। ये इन अक्षांशों और इन देशांतरों के बीच है वो पाई जाती है। ये भारत के लगभग 16.6% भाग पर विस्तृत है। इसके काले रंग का कारण क्या है? इसके काले रंग का कारण है कि इस मिट्टी में ये एक तत्व पाया जाता है, क्या? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। इस टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के अंश पाए जाने के कारण ही इस मिट्टी का रंग है वो काला होता है। यहाँ पर लाल लिख दिया गया है, आपको काला पढ़ना है। इस अंश के कारण ही इसका क्या रंग होता है? काला होता है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। ये जो मिट्टी है उसमें नमी धारण करने की जो क्षमता है, इसके नमी संरक्षित करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है, और यही कारण है कि ये कपास की फसल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे स्वतः जुताई मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ फ्लड या स्वतः जुताई मृदा। और वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये मिट्टी गीली हो जाती है यानी कि इसमें बारिश हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, इसमें से हल चलाना मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन जब ये मिट्टी सूख जाती है यानी कि गर्मियों में, तब इसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो मैं कह रहा था ना जो फटी हुई मिट्टी, तो इसमें इसके सूखने के कारण इसमें दरारें पड़ जाती हैं और ऐसे लगता है कि ये अपने आप इसकी जुताई हो गई हो, तो इसीलिए इसे स्वतः जुताई मृदा भी कहते हैं। ये जो मिट्टी है इसमें एल्यूमिना, लो ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट हैं वो अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि फास्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस है उनकी मात्रा कम पाई जाती है। ओवरऑल अगर बात करें तो जो काली मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ है, और किसके लिए? ज़्यादातर मात्रा में जो कपास है उसकी फसल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है। इसके अलावा इसमें गन्ना है या फिर गेहूँ है, ज्वार है, ये फसलें भी बोई जाती हैं। तो ये काली मिट्टी की बात थी। इसमें आप जो जलोढ़ मृदा है और काली मिट्टी है वो पढ़ चुके हो। अब नेक्स्ट है वो है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी है उसके लाल रंग का कारण तो क्या होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति, यानी कि इन मिट्टियों में लौह ऑक्साइड है वो उपस्थित रहता है। और ये जो मिट्टियाँ हैं वो प्राचीन जो चट्टानें हैं, प्राचीन चाहे वो आग्नेय चट्टान हो चाहे वो कायंत्री चट्टान हो, उनके अपक्षय से जो शैलचूर्ण बनता है उससे इन लाल मिट्टियों का निर्माण होता है। तो प्राचीन क्रिस्टलीन और रूपांतरित जो चट्टानें हैं उनके अपक्षय से ये मिट्टियाँ बनती है। खासकर जो नीस या फिर शिष्ट चट्टानें हैं, ये आग्नेय चट्टानें या कायंत्री, ये कायंत्री चट्टानों के रूप हैं। तो कुछ आग्नेय और नीस और शिष्ट जैसे जो कायंत्री चट्टानें हैं उनके अपक्षय से इस लाल मिट्टी का निर्माण होता है, और इसका लाल रंग है वो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। ये भारत के लगभग 10.6% भाग पर फैली हुई है। ये जो चट्टानें हैं चाहे वो नीस हो या शिष्ट हो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये प्रायद्वीपीय पठार के भागों में पाई जाती हैं।
तो ये जो लाल मिट्टी है उसका विस्तार भी इसी प्रायद्वीपीय पठार के भागों में, जैसे यहाँ पर अरावली है उसमें नीस और शिष्ट किस्म की चट्टानें पाई जाती हैं। कुछ जो कुडप्पा और धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उनमें भी ये पाई जाती है, यानी कि कर्नाटक है, झारखंड है या फिर आंध्र प्रदेश है, इन ये वाले जो भाग हैं वहाँ पर ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं और उनमें इस मिट्टी का विस्तार है वो पाया जाता है। इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और ह्यूमस की कमी होती है, जबकि पोटास है उसकी अधिकता होती है। इस मिट्टी की अगर विशेषता की हम बात करें तो इस मिट्टी में सिंचाई और उर्वरक अगर हम प्रदान कर दें, सिंचाई और उर्वरक अगर इस मिट्टी को हम प्रदान कर दें तो ये मिट्टी है वो उपजाऊपन दर्शाती है। इनकी कमी के कारण ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती, हालांकि अगर सिंचाई और उर्वरक हमने प्रदान कर दिया तो ये अच्छी पैदावार दे सकती है। ठीक है, तो ये जो मिट्टी है उसमें भी वही कपास, गेहूँ, चावल है, दालें हैं, ये सब बोई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी की। ये जो लेटेराइट शब्द है इसका मतलब जो लेटिन वर्ड है इसका मतलब होता है ब्रिक, यानी कि ईंट, ईंट। और इसके होने का कारण ये है कि जब ये मिट्टी सूख जाती है तो काफ़ी कठोर हो जाती है, और कठोर हो जाने के कारण ये ईंट जैसी कठोर हो जाती है, इसीलिए ये भवन निर्माण सामग्री है, उसके लिए ये मिट्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो भवन निर्माण सामग्री इस मिट्टी से प्राप्त होती है। ये जो मिट्टी है ये उन भागों में पाई जाती है जहाँ पर अधिक तापमान और अधिक वर्षा होती है, तथा जो आर्द्र और शुष्क मौसम है वो अल्टरनेट होते हैं, यानी कि बारंबार वो आते रहते हैं। तो कुछ विशेषताएं हैं, उच्च तापमान और उच्च वर्षा तथा आर्द्र और शुष्क जो काल है वो बारंबार जहाँ पर आए, और कुछ ऊंचाई वाला भाग जहाँ पर होगा वहाँ पर ये लेटेराइट मिट्टी है उसका निर्माण होगा। तो लेटेराइट मिट्टी है उसका निर्माण निस्सालन से होता है। और निस्सालन क्या होता है कि हम ये मान लो मिट्टी की ऊपरी सतह है और ये उसकी पैतृक चट्टान है, तो ये पूरा का पूरा असंगठित भाग है, इसमें कई संस्तर बन जाते हैं, कई परतें एक तरह से बन जाती हैं। कभी आपने जो मिट्टी खोदते हैं या खाई हम कहते हैं, खाई खोदते हैं, तब आपने देखा होगा कि ऊपर कई हल्के और अंतर के साथ साथ कई रंग की हमें परतें सी मिलती हैं। तो ये जो सतह से ये जो इसकी पैतृक चट्टान होती है उस तक का जो ये गहरा वाला भाग होता है ये इस मृदा की क्या कहलाती है, ये मृदा की मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। सोयल प्रोफाइल इसे हम कहते हैं, परिच्छेदिका या सोयल प्रोफाइल इसे हम कहते हैं। तो ये सोयल प्रोफाइल है वो कई स्तरों में या कई संस्तरों में या कई परतों में बंटा हुआ होता है। अब निस्सालन क्या होता है कि मान लो यहाँ पर कुछ खनिज तत्व हैं, अब इसमें बारिश हुई तो बारिश का जल है वो नीचे की ओर जाएगा, तो नीचे की ओर जब बारिश का जल जाता है तब वो मान लो इन ये जो खनिज के तत्व हैं इनको नीचे की ओर ले जाए, तो ये प्रक्रिया है ये क्या कहलाएगी, निस्सालन कहलाएगी। तो ये जो लेटेराइट मिट्टियाँ हैं ये निस्सालन का परिणाम होती हैं। और निस्सालन में क्या होता है कि इन मिट्टियों में जो सिलिका और चूने के अंश हैं उनका निस्सालन हो जाता है। किनका, सिलिका और चूने का निस्सालन हो जाता है। और जो ऊपरी परतें होती हैं ये वाली परतें, वहाँ पर एल्यूमिनियम और लो ऑक्साइड है वो अधिक मात्रा में बच जाते हैं, शेष रह जाते हैं। और इसी कारण जो लेटेराइट मृदा है उसमें एल्यूमिनियम और लो ऑक्साइड की अधिकता होती है। तो ये जो मिट्टियाँ हैं वो किसका परिणाम है, निस्सालन का परिणाम है, ये याद रखना आपको। और पोटास और नाइट्रोजन है वो इसमें कम होता है, फॉस्फेट इसमें पर्याप्त मात्रा में होता है। प्रायद्वीपीय पठार के पहाड़ी भागों में ये मिट्टियाँ हैं वो पाई जाती हैं। बागाती फसलों जैसे काजू की फसल है या फिर कॉफ़ी की फसल है, इनके लिए ये मृदाएँ हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। भवन सामग्री का मैंने आपको बता ही दिया कि ये कठोर हो जाती है सूखने पर। तो बाकी अगर सामान्य दृष्टिकोण से देखें तो ये जो मिट्टियाँ हैं वो अपेक्षाकृत कम उपजाऊ हैं, लेकिन बागाती फसलें हैं वहाँ पर अगर उर्वरक और सिंचाई सुविधाएं इनको प्रदान कर दी जाएँ तो ये उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अब नेक्स्ट जो मृदा है उसकी अगर हम बात करें तो वो है वनीय और पर्वतीय मृदाएँ। तो ये पहाड़ी ढालों पर पाई जाती हैं और
ये मान लो पहाड़ी ढाल है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ढाल ज़्यादा होने के कारण मिट्टी है वो ज़्यादा स्थिर नहीं रह सकती, वो नीचे की ओर आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मिट्टी की गहराई है वो क्या होगी, कम या ज़्यादा, वो यहाँ पर कम होगी। ठीक है, जबकि जो समतल भाग होते हैं वहाँ पर मिट्टी की गहराई क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये मिट्टी है वो पहाड़ी ढालों पर पाई जाती है, जिस कारण इसकी गहराई है वो क्या होती है, कम होती है। तो हिमालय, पश्चिमी और पूर्वी घाट के ढालों पर ये मिट्टी है वो मुख्यतः पाई जाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर वनीय भाग हैं, और वनीय भागों से कुछ जो जैविक पदार्थ या हम कह सकते हैं कि पौधों के अवशेष, चाहे वो पत्तियाँ हो या छोटी छोटी उनकी टहनियाँ वगैरह हैं, वो टूट टूट के नीचे गिरती रहती हैं, और नीचे गिरने पर वो समय के साथ उनका अपघटन होने लग जाता है, यानी कि वो एक तरह से गलने लग जाती हैं। तो उनका अपघटन होता है, उससे ह्यूमस है उसका निर्माण होता है। तो ह्यूमस की मात्रा है वो यहाँ पर अधिक होती है, लेकिन पोटास और फॉस्फोरस की मात्रा है वो इसमें क्या होती है, कम होती है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, पहाड़ी ढालों पर ह्यूमस की मात्रा इसमें अधिक होती है। ये एक तरह से अम्लीय मृदा होती हैं। ठीक है, अम्लीय मृदा होने का कारण यही है कि ज़्यादा मात्रा में जैविक पदार्थों का अपघटन नहीं हो पाता है, जिस कारण ये मृदाएँ अम्लीय हो जाती है। अब है शुष्क और मरुस्थलीय मृदाएँ। ये हम जानते हैं कि कहाँ पाई जाएंगी। शुष्क और मरुस्थलीय दशाएँ भारत में कहाँ पाई जाती हैं, राजस्थान के पश्चिमी भाग में। इसके साथ साथ हरियाणा, पंजाब के कुछ भाग में, और गुजरात का जो कच्छ वाला इलाका है वहाँ पर ये शुष्क और मरुस्थलीय मृदाएँ हैं वो पाई जाएंगी। तो राजस्थान, कच्छ, गुजरात, पंजाब और हरियाणा का कुछ भाग, वहाँ पर ऐसी मिट्टियाँ हमें देखने को मिलती हैं। इन मिट्टियों में लवणों की मात्रा है वो काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, फॉस्फेट की मात्रा भी अधिक होती है, जबकि जैविक पदार्थों की मात्रा इसमें क्या होती है, कम होती है। अब लवणों की मात्रा और फॉस्फेट अधिक होने के कारण जिन क्षेत्रों में सिंचाई हो जाती है उन क्षेत्रों में ये मिट्टियाँ हैं वो काफ़ी उर्वरता दर्शाती हैं। जैसे हम बात करें कि जैसलमेर, बीकानेर वाला जो इलाका है, या बाड़मेर है, जोधपुर है, वहाँ पर हम कृषि के दृष्टिकोण से उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, लेकिन लगभग सेम दशाएँ कहाँ पाई जाती हैं, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ के उन इलाकों में जहाँ पर सिंचाई की दशाएँ या नहरी सिंचाई की दशाएँ विकसित हो चुकी हैं। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का वो इलाका जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएँ हैं वो काफ़ी उर्वरता दर्शाता है। एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इस मिट्टी की ये विशेषता हमें याद रखनी है कि जिन भागों में सिंचाई की सुविधा है वहाँ पर ये काफ़ी उर्वरता हमें दर्शाती हैं। इसके बाद जो अगली मिट्टी है वो है लवणीय, क्षारीय और लवणीय एवं क्षारीय मृदा। ये जो मिट्टियाँ होती हैं उनके कई नाम भी हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार यहाँ पे आता है कि जैसे नाम दे दिया जाएगा कि रेह मृदा है, वो कौन सी मृदा को कहा जाता है। ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे कि पीटमय मृदा है, या जो जलोढ़ मृदा है, या फिर लवणीय क्षारीय मृदा को कहते हैं, या फिर लाल मृदा को कहते हैं। तो ये नाम है वो आपको याद रखने हैं। इन मिट्टियों को रेह, कलर, ऊसर, थूर, राकर, काल और चोपेन आदि नामों से जाना जाता है। इन मिट्टियों का जो निर्माण है वो कैसे होता है, ऐसी जो जगह जहाँ पर वाष्पीकरण क्या होता है, ज़्यादा होता है, वाष्पीकरण अधिक होता है, वहाँ पर ये मिट्टियाँ हैं वो अधिक मात्रा में देखने को मिलती हैं। वहाँ पर क्या होता है, एक केशिका क्रिया होती है। केशिका क्रिया क्या होती है कि नीचे से लवण है वो ऊपर की ओर चले जाते हैं। जैसे आपने दिए की बाती देखी है, तेल है वो उसमें नीचे होता है, या लैंप की बाती देखी है तो उसमें जो तेल है वो नीचे होता है, और ऊपर हम जब उसको आग लगाते हैं तो नीचे से तेल है वो ऊपर की ओर आता रहता है। तो वो इतना फिजिक्स में तो हमें जाना नहीं है कि केशिका क्रिया क्या होती है। वो वैसी ही क्रिया है कि उसमें जब जैसे जैसे तेल ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे ही इसमें मिट्टियों में क्या होता है कि जब वाष्पीकरण होता है तो पानी है या नमी है वो ऊपर की ओर आती है, और उस नमी के साथ सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण हैं वो ऊपरी परतों में आकर यहाँ पर जमा हो जाते हैं। ऊपरी परतों में आकर वो जमा हो जाते हैं, कौन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि के लवण।
और ऊपरी परतों में जमने के कारण ये इस मिट्टी को सिंचाई के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। तो एक तरह से ये मिट्टियाँ हैं वो भारत की मिट्टियों की समस्याओं में भी इनका अध्ययन हम करेंगे। तो ये बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जो कच्छ वाला इलाका है गुजरात का, इनमें ऐसी मिट्टियाँ हैं वो पाई जाती हैं। तो ये याद रखना है कि शुष्क भाग जहाँ पर वर्षा की बजाय वाष्पीकरण ज़्यादा होता है वहाँ पर केशिका क्रिया के द्वारा ऐसी मिट्टियों का निर्माण हो जाता है। इसके बाद जो लास्ट मिट्टी है वो कौन सी है? दलदली मिट्टी, पीट में या दलदली मिट्टी। तो ये उन्हीं भागों में पाई जाएगी जहाँ पर ड्रेनेज की, अपवाह की जो एक तरह से हम कह सकते हैं सुविधा है वो कमज़ोर होती है, यानी कि जहाँ पर दलदली इलाके होते हैं वहाँ पर जैविक पदार्थों के अधिक जमा हो जाने के कारण ये अम्लीय किस्म की जो मिट्टियाँ हैं उनका निर्माण हो जाता है। तो ये काफ़ी अम्लीय होती हैं, गहरा इनका रंग होता है और पोटास है, फॉस्फेट है, उसकी इसमें कमी होती है। कोट्टायम और अल्पुझा डिस्ट्रिक्ट हैं दो केरल के, वहाँ पर इन मृदाओं को क्या कहते हैं? कारी कहते हैं। वहाँ पर इन मृदाओं को कारी कहते हैं। कहाँ? केरल के कोट्टायम और अल्पुझा जो ज़िले हैं वहाँ पर। तो ये आपकी मिट्टियाँ थी। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं लास्ट में आपको बताऊँगा। तो जो ऑब्जेक्टिव हैं वो तो आपको एक दिन एक गूगल फॉर्म है उसमें बना के दे देंगे। यहाँ पर 5 क्वेश्चन हैं जो आपको कमेंट में लिखने हैं सिंपल से। एक पहला क्वेश्चन तो ये है कि खादर किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है खादर किसे कहते हैं? तो आप क्रम वाइज लिख दीजिए कि एक में उत्तर क्या होगा, खादर का क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको दें तो ये कि रेगुड़ मृदा किसे कौन सी मृदा होती है? रेगुड़ मृदा है वो कौन सी मृदा को हम कहते हैं? इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है कि कारी है वो मृदा किसे कहते हैं? तो ये कौन सी मृदा है और कहाँ पाई जाती है? कहाँ की मृदा को कारी मृदा की संज्ञा है वो दी जाती है। तो ये आपको लिखना है। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि निक्षालन में 2 तत्वों का निक्षालन होता है, यानी कि 2 तत्व हैं, मेन 2 तत्व, काफ़ी खनिज तत्वों का हो जाता होगा लेकिन 2 तत्वों का। वो 2 तत्व कौन से हैं जिनका निक्षालन होता है और निक्षालन से कौन सी मृदा बनती है? लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट मृदा का जब निक्षालन होता है तो 2 तत्व ऐसे हैं जिनका निक्षालन यानी कि ऊपरी जो परतें हैं मिट्टी की उससे वो निचले भागों में चले जाते हैं और 2 ऊपर बच जाते हैं। तो नीचे हैं वो कौन से तत्व जाते हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है वो है कि मिट्टियों का जो लाल रंग है, लाल मिट्टियों का जो लाल रंग है वो किस तत्व के कारण होता है? तो ये 5 क्वेश्चन हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उनके आंसर। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और वो अब शुरुआत करेंगे लगभग शनिवार से। उसमें आपको जो शुरुआत से भारत के सामान्य परिचय का जो वीडियो है उससे लेकर अब तक के जो वीडियोज़ हैं उनके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो गूगल फॉर्म में आपको ग्रुप पे डाल दिए जाएंगे, तो उनके आंसर आप वहाँ पर गूगल फॉर्म में दे सकते हो। ओके, ये आपकी मिट्टियाँ हैं वो कंप्लीट हो गई। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो मिट्टियों की समस्याएं हैं और मिट्टियों को जो संरक्षित करने के उपाय हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे।